बीए भाग तृतीय में हम सामाजिक स्तरीकरण अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों के बारे में पढ़ा। पहला था दास प्रथा, दूसरा जागीरें, तीसरा वर्ग तथा तीसरा जाति तथा चौथा वर्ग। कल हमने दास प्रथा तथा जागीर प्रथा का अध्ययन किया। आज हम जाति प्रथा तथा सामाजिक वर्ग का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब बंद स्तरीकरण या जाति प्रथा की बात करते हैं हम, तो क्या है, देखिए इसमें जब हम जातिगत संस्करण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है या इसका पूर्ण रूप यही विद्यमान है, बल्कि इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है। एन के दत्ता, जी.एस. गुरिया आदि ने जाति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही या इंडोगेमस समूह है। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। और जाति की अगली विशेषता है कि जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न द्वारा जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया, आजीवन वह व्यक्ति उसी जाति का सदस्य बनकर रहता है। ये जो हमने विशेषताएं बताई, एन के दत्ता व गुरिया द्वारा प्रतिपादित विशेषताओं की हमने चर्चा की कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, खंडात्मक विभाजन पाया जाता है, हिरार्की पाई जाती है, इंडोगेमी मैरिज पाई जाती है, वंशानुगत व्यवसाय होता है, खान पान व सामाजिक सेवा संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है, अपन एक राजनीतिक स्वरूप पाया जाता है, पर जिस जाति की सदस्यता है वो संपूर्ण जीवन के लिए होती है। ये जो विशेषताएं हैं ये समाज में संस्तरण की व्यवस्था पैदा करती हैं, अर्थात समाज में ऊंच नीच के भाव पैदा करती हैं। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया था। ब्राह्मण पठन पाठन का काम करेगा, पूजा का काम करेगा, हवन का काम करेगा, शिक्षा दीक्षा का काम करेगा। क्षत्रिय शासन करेगा, युद्ध का कार्य करेगा। वैश्य क्या करेंगे, फिर वैश्य कृषि व व्यापार करेंगे। और शूद्र जो ऊपर वाले तीनों है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करेंगे। प्रारंभ में वर्ण बदले जा सकते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें कठोरता आई
और प्रत्येक वर्ण में कई उपजातियां बन गई। अतः किसी समय वर्ण भी समाज में स्त्रीकरण के प्रमुख आधार थे, लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आई तो जाति आधार पर संस्तरण होने लगा। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, यातायात एवं संचार के नवीन साधनों, नवीन शिक्षा, प्रजातंत्र, नवीन सामाजिक विधान, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, समाज सुधार के आंदोलन आदि के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। अब जाति आधार पर बने छुआछूत व्यवसाय एवं खान पानों के नियमों में स्थिरता आई है। फिर भी जाति की 3 विशेषताएं अभी भी विद्यमान बनी हुई हैं, जो कि त्यों बनी है वो क्या है देखिए। आज भी जाति जन्म से ही निर्धारित होती है और यह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को तय करती है। कितने भी परिवर्तन हो जाओ, लेकिन जो जाति की 3 विशेषताएं, उनमें एक विशेषता यह है कि जिस जाति में जन्म लिया उसी से उसकी सामाजिक स्थिति तय होती है। दूसरा, आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। और तीसरी ये है कि व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव साधारणतः अपनी जाति से ही करता है। कई बार कुछ जातियों ने सामाजिक संस्तरण में सामूहिक रूप से ऊंचा उठने का प्रयास भी किया है, जिसको हेमंत श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के द्वारा परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि निम्न जातियां उच्च जातियों की दिशा में अपने कदम बढ़ा रही हैं, उच्च जातियों की तरह अपने कार्य करती हैं, और समय पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती है तो उन्हें उच्च जातियों की तरह प्रतिष्ठा मिल जाती है, उन्हीं जातियों की वो हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। वर्तमान समय में सरकारी व गैर सरकारी तौर पर जाति की निरुपताओं को दूर करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। निम्न जातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इतना सब होने पर भी जाति भारतीय समाज में संस्तरण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह था बंध स्तरीकरण या जाति, जो सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। जो सामाजिक स्तरीकरण के जो 3 स्वरूप पढ़े हमने, दास प्रथा, जागीरें और जाति, और अंतिम जो स्वरूप है वह है सामाजिक वर्ग, जिसको खुला स्तरीकरण कहा गया है। देखिए इसमें क्या है। सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। सबसे अच्छी परिभाषा यही है। एक समान परिस्थिति वाले, स्टेटस वाले, परिस्थिति का तात्पर्य स्टेटस, एक समान स्टेटस वाले व्यक्ति एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे मजदूर वर्ग, उनका स्टेटस समान है। पूंजीपति वर्ग, उनका स्टेटस समान है। तो ये सब लोग जिनका स्टेटस समान होता है वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जन्म के अतिरिक्त यदि किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण होता है तो वो वर्ग कहलाता है। जन्म के आधार पर यदि समाज में समूह का निर्माण होता है वो तो होते हैं जाति। लेकिन जन्म के अतिरिक्त यदि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह का यदि आधार है तो वह है वर्ग। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं होता बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। ओकबर्न अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। इसी क्रम में मैकाइवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखते हैं, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। इस प्रकार समान सामाजिक परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग की यदि हम कुछ विशेषताओं का अध्ययन करें तो देखिए, वर्ग में समूह का उतार चढ़ाव पाया जाता है। सभी वर्ग समान नहीं होते, उनमें उच्चता व निम्नता का क्रम पाया जाता है। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति समान होती है
एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता व हीनता की भावना रखते हैं। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। यह वर्ग चेतना उनके व्यवहारों एवं वर्गों के पारस्परिक संबंधों को तय करती हैं। एक वर्ग के लोगों में सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर या बंद न होकर एक मुक्त व्यवस्था है। एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता है। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका भी लगभग समान होता है। वर्ग कम स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है तथा व्यक्ति के लिए वर्ग सदस्यता बदलना भी संभव है। वर्गों का निर्धारण एवं विभाजन अनेक आधारों पर किया जा सकता है। ब्रिस्टेड ने वर्गों के 7 आधार बताए: संपत्ति, धन और आय, परिवार एवं नातेदारी, निवास की स्थिति, निवास स्थान की अवधि, व्यवसाय की प्रकृति, शिक्षा और धर्म। विश्व के सभी समाजों में वर्ग विभाजन में इनमें से किसी न किसी आधार को अपनाया जाता है। मैक्स वेबर तथा कार्ल मार्क्स तो वर्ग निर्धारण में आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार समाज में 2 वर्ग उन्हें देखने को मिलते हैं: पूंजीपति व श्रमिक वर्ग। आधुनिक औद्योगिक समाजों में वर्ग ही सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार है। धन्यवाद।